हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BW की क्लासेज में। आप सभी लोगों के लिए जो है आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का, ठीक है, बायोलॉजी से ही ये जो है रिलेटेड है। ठीक, इसके पहले वीडियो में आपने जो है लघु उत्तरीय फर्स्ट और अति लघु उत्तरीय को देखा होगा। अब हम लेके आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, जो कि बोर्ड के और प्री बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इस क्वेश्चन को एकदम पूरा सॉल्व के साथ, ठीक है, सॉल्व करके ही जाइएगा। मेरा पूर्ण दावा है कि आपके पेपर में ज़रूर ये क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है कुछ आप लोगों के लिए कुछ वर्ड कहूँ, तो दिलों को थाम के बैठिएगा कि सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। सफलता मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें, ये तो गलत बात है। पर हम कोशिश ना करें, ये गलत बात है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है ये क्वेश्चन नंबर हम लेके आए हैं, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन कहा है लघु बीजाणुधानी, क्या कहा है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 3 अंतर दोनों में के लिए स्पष्ट करना। तो आंसर हम देख लेते हैं अपना। ठीक है, आंसर क्या है, पहले लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। तो इस तरह से आप अंतर को इसी तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, कॉलम बना लेंगे 2। ठीक है, वो एक तरफ लिखेंगे लघु बीजाणुधानी, एक तरफ लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, अब लघु बीजाणुधानी में आपको पता है क्या चीज़ होता है। इसमें ध्यान से देखिएगा, पहला जो पॉइंट कहा इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट कहा है एक परागकोश की, ठीक है, दोनों पालियों में कुल 4 लघु बीजाणु पाई जाती हैं, 4 लघु बीजाणु पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब इसका इस तरह से जो है 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यही बात कर रहा है यहाँ पे, जो छोटे छोटे कण होते थे। ठीक है, अब उसके बाद बात अगर हम करें जिनमें, ठीक है, जिनमें लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण होता है। हमने क्या कहा कि इसी में परागकणों का निर्माण होता है। किस में होता है, इसमें परागकणों का निर्माण होता है, इसी में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये रहा। अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें, ठीक है, किसके, इस वाले के, यानी कि गुरु बीजाणुधानी के, तो इसमें क्या होता है, इसमें अंडाशय, ठीक है, अंडाशय में 1 या 3, अंडाशय में 1 या 3 या अनेक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी होती है, जिसमें किसका निर्माण होता है, जिसमें गुरु बीजाणुओं और भ्रूणपोषों का निर्माण होता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यानी कि ये पहला दोनों का रह गया। दूसरा जो कहा है इसमें, दूसरा ये रहा। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें लिखा है कि इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। मतलब इसमें लघु बीजाणु जनन होता है और इसमें गुरु बीजाणु जनन होता है। हमने ये दोनों आपके क्लियर कर दिए। आइए देखते हैं तीसरा जो कह रहा है उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तीसरे वाले में ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा लघु बीजाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। मतलब इससे 1 से 4 का निर्माण होगा। और इसमें कहा है इस वाले में, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। गुरु बीजाणुधानी में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है, मात्र कोशिका से 1 भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसमें कितना होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इसमें पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, ये रहे तो इसके अंतर। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा खा वाला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि इस प्रकार से है। अब खा वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, खा वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको देखिएगा। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि क्या यह कथन सही नहीं है। ठीक है,
ये चीज़ इसमें कहा है। तो देखिए मेरे रसगुल्लों, इसको हमें बताना है। अब इसको हमें क्या बताना है, इस चीज़ को हम समझते हैं, है ना। तो देखिए भैया, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमको पता है कि मानव में जो जनन होता है 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से जो है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये लैंगिक लक्षण पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो आप बोलते हैं, क्या नाम है इसको, लिंग निर्धारण, क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण पर डिपेंड करता है। तो मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। आइए देखते हैं। पहला गुणसूत्र जो होता है उसको बोलते हैं दैहिक, दूसरे वाले को बोलते हैं लिंग, ठीक है। अब समझिएगा, दैहिक को क्या बोलते हैं? कायिक, यानी कि जो देह का निर्माण करता हो, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, यानी कि जो देह को, यानी कि शरीर को जो बनाता हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? ये कायिक लक्षण का निर्माण, ठीक है, निर्धारण करते हैं। हमने कैसे कहा? ये कायिक मतलब बाहरी बनावट को निर्धारित करते हैं, जो कि कितने होते हैं? 22 जोड़ी होती हैं, यानी कि 44 होती हैं। यानी कितनी होती हैं? 44 होती हैं। ये तो रहा ऑटोसोम की बात। अब हम बात कर देते हैं आलोसोम की बात। आलोसोम की अगर हम बात करें तो आलोसोम को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, या फिर आलोसोम, या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये रहा इतना। इसका काम क्या होता है? ये लिंग को निर्धारित करता है, यानी कि लिंग बनाएगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ये एक जोड़ी होता है। ये कितने होते हैं? एक जोड़ी, यानी कि 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, ठीक है। अब इसमें जब 2 होंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बाकी हम आगे चलते हैं। अब ये 2 क्या क्या चीज़ होंगे, किसमें किसमें कितने पाए जाएंगे, ये हम जान लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले अगर हम बात करें स्त्रियों में, तो स्त्रियों में जो होता है एक्स क्रोमोसोम होता है, और पुरुषों में वाई क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक ही होते हैं। एक्स जो होता है, ठीक है। अगर हम स्त्री की बात करें तो दोनों होंगे, मतलब एक्स एक्स, स्त्रियों में दोनों एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पुरुषों में बात करें तो इसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं। अब लेकिन कौन कौन एक्स होगा, कौन कौन वाई होगा, इस चीज़ को हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है इसमें स्त्री में, ठीक है, सॉरी, देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र एक्स होते हैं। हमने क्या कहा? दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स होते हैं। लेकिन पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अतः स्त्रियों में जो होता है ये अंड जनन होता है। स्त्रियों में क्या होता है? अंड जनन होता है, जिसके फलस्वरूप अंडाणुओं में, ठीक है, जिसके फलस्वरूप अंडाणुओं में क्या होते हैं? अगुणित सेट दैहिक तैयार होते हैं। यानी कि अगुणित का मतलब यन होता है, ठीक है। अगुणित का मतलब क्या होता है? यन होता है, तैयार हो जाते हैं। और एक यक्ष लिंग, एक जो होता है मतलब एक ही बनेगा। इसमें 2 बनेंगे तो एक क्या बनाएगा? देह वाला बनाएगा, और एक क्या बनाएगा? लिंग को बनाएगा, ठीक है। जब बना लेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पे 22 ये तो हो जाएगा ऑलरेडी, और ये क्या करेगा? ये निर्धारित करेगा कि नर होगा कि मादा होगा, ठीक है। यही चीज़ है। अतः सारे अंडाणु, ठीक है, एक समान होते हैं। सारे अंडाणु क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसलिए स्त्रियों को समयुग्मजी क्या कहते हैं? होमोगैमेटिक, ठीक है, सेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। समयुग्म की लिंग कहते हैं। क्लियर होगा इतना? अब आगे चलते हैं, इस चीज़ को हम अभी समझा देते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है? हमने अभी जो चीज़ समझाया है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मादा होता है तो मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और नर में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो होते हैं ये युग्मक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं, ठीक है। अब ये युग्मक जो होते हैं, जैसे कहने का मतलब मेरा ये कहाँ से निकलते हैं? तो शुक्राणु से, ये अंडाणु से निकलते हैं मादा के, और इसके शुक्राणु के निकलते हैं, ठीक है, नर वाले। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब इसको हमने अलग कर दिया इस तरह से, तो इसको देखा एक्स 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 से, ये अंडाणु हो गया। अब इसको जब हमने अलग किया तो देख रहे हैं इसमें एक्स और वाई ये शुक्राणु होंगे। जब इसका क्रॉस हमने इससे और इससे जब कराया तो एक्स एक्स बना, फिर इसी का क्रॉस जब हमने इससे और इससे कराया तो एक्स और
वाई बना और इसका एक्स एक्स बना। फिर इसका क्रॉस जब हमने इससे और इससे कराया तो क्या बना, एक्स एक्स बना। और इसका क्रॉस जब हमने इससे और इससे कराया तो क्या बना, एक्स और वाई बना। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यक्स यक्स होगा तो क्या होगा, पुत्री होगा। अगर यक्स और वाई होगा तो क्या होगा, पुत्र होगा। तो वही चीज़ है, यानी कि 50% जो है पुत्र हुए और 50% ठीक है पुत्री क्या हुई हैं, पुत्री। ठीक है, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, इसी को कहते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। नीचे आप उसको ज़रूर लिखेंगे, इस तरह से आप बनाएंगे, उतना लिखने के बाद इस तरह से आप बना लेंगे तो नंबर पक्का है आपको बोर्ड में एग्जामिनर जो होगा वो काट नहीं पाएगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, जो जांचने वाले होंगे वो काट नहीं पाएंगे आपके नंबर को। अब उसी के आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ कहा है, इसके विपरीत जो होते हैं पुरुषों में शुक्राणु जनन होते हैं, जैसे उसमें अंडाणु जनन हो गया, इसमें शुक्राणु जनन होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो शुक्राणुओं में से एक आगुणित, ठीक है, एक आगुणित सेट जो होता है वो दैहिक गुणसूत्र बनाता है। और दैहिक गुणसूत्र का यानी कि यक्स गुणसूत्र एवं आधे शुक्राणुओं में एक दैहिक सेट गुणसूत्र का यानी कि वाई बनाता है। कौन बनाता है, वाई बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई जो होगा वो यक्स बनाएगा आधा और आधा क्या बनाएगा, वाई बनाएगा। अतः इसमें दोनों प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आपको पता होना चाहिए कि पुरुष में दोनों प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है। जब दोनों प्रकार के शुक्राणु का निर्माण हो गया तो 50% कितना होगा, शुक्राणु जो होंगे एक्स वाले होंगे और 50% जो होंगे वे वाई वाले होंगे। अब इसलिए इसे पुरुष, ऐसे पुरुष को क्या कहा जाता है, इन सब पुरुषों को क्या कहा जाता है, विषम युग्मकी, ठीक है, लिंग यानी कि हेट्रोगैमेटिक, ठीक है, सेक्स कहा जाता है। जब इन दोनों में निषेचन हो जाता है, क्या हो जाता है, जब निषेचन हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर, ठीक है, 22+Y वाले शुक्राणु का समेकन, समेकन मतलब मिलते हैं किससे, अंडाणु से मिलते हैं। ठीक है, अगर 22+Y गुणसूत्र जो होगा यानी शुक्राणु जो गुणसूत्र होगा वो जाकर शुक्राणु से निकल करके, ठीक है, अंडाणु से जब मिलेगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब नर पैदा होगा। क्या पैदा होगा, नर पैदा होगा, यानी कि पुत्र पैदा होगा। जब अंडाणु का समेकन, ठीक है, 22+X से, यक्स शुक्राणु के साथ होगा, किससे होगा, शुक्राणु के साथ होगा, तब क्या होगा, स्त्री पैदा होगी। ठीक है, समझ में आया। जब अंडाणु जाके मिलेगा तब स्त्री पैदा होगा, और जब शुक्राणु आकर के अंडाणु से मिलेगा तब पुत्र पैदा होगा। यानी ध्यान से रखिएगा, किससे मिलेगा, वाई से जब मिलेगा तब, और ये जब एक्स से मिलेगा तब जाके स्त्री होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि गा वाला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ठीक है, गा वाला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। गा वाला कह रहा है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभावी नियम का व्याख्या कीजिए। यही हमको करना है। देखिए भैया, सब क्वेश्चन जो होते हैं ये 3 नंबर के सब टोटली आते हैं। ठीक है, आ जाइए, जो है हम इसको 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसको हम पहले समझते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात अगर हम करें प्रभाविता का नियम किसने दिया था, ये तो मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। उनका पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो है, जब पारस्परिक विपरीत लक्षण, कैसे लक्षण, विपरीत लक्षण, कौन से लक्षण, विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रॉस जब कराते हैं तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो संतान होते हैं जो लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होंगे और वो लक्षण को प्रदर्शित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। तथा जो लक्षण इन पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होंगे, मतलब दिखेंगे नहीं, उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। इस नियम को मेंडल ने दिया था। इस नियम को जो है एक संकर क्रॉस संकरण प्रयोगों द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक, आइए हम जो है इसको समझते हैं एक संकर क्रॉस के माध्यम से। सबसे पहले हम जानते हैं एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो देखिए भैया, एक संकर क्रॉस किसे कहा जाता है, किसी जीव के मात्र, ठीक है, किसी जीव के मात्र एक तुलनात्मक, क्या होना चाहिए, तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके जो संकरण कराया जाता है उसे कहते हैं एक संकर
संकरण नहीं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं, जिसके कहने का मतलब क्या है कि अगर वो लंबा है तो उसके बौनेपन को देखा जाए लक्षण में, तो मेंडल ने यही चीज़ एग्जाम्पल में देखिए किया है। तो एग्जाम्पल में मेंडल ने क्या किया है कि शुद्ध लंबे बौने पौधे को लिया है और जो है शुद्ध बौने पौधे को लिया है, शुद्ध लंबे को लिया है। ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। जब उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, तो उन्होंने देखा, जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में देखा कि सदैव लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सदैव लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण करा दिया। और फिर उसके बीजों को जब बोया, क्या बोया? उसके जब बीजों को बोया तो देखा कि F2 पीढ़ी में, ठीक है, F2 पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों प्रकार के जो है पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इन्होंने इतना काम किया। अब आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इन्होंने हर एक चीज़ का रिकॉर्ड भी रखा था। ठीक है, आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। ये जो बोलते हैं, जो लिखा भैया P1 पीढ़ी जो लिखा है, इसको बोलते हैं पैतृक पीढ़ी। क्या बोलते हैं? पैतृक पीढ़ी मतलब परजन जो होते हैं, क्या नाम है इसका, पिता वाली जो पीढ़ी होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब टी और टी यानी कि बड़ा वाला जो टी होता है उसको जब लिया गया शुद्ध लंबा, ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा को जब लिया गया तो इसके बीच जब क्रॉस कराया गया, इसको अलग कर दिया गया, इसको कहा जाता है युग्मक। क्या कहा जाता है? युग्मक। अब जो होता है युग्मक, जो होता है इसके बीच जब क्रॉस कराया गया, मतलब अब आप इस तरह से भी करा सकते हैं, जैसे इसमें इस तरह से दिया है तो आप इस तरह से भी करा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझा दे रहा हूँ किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, जैसे आप प्रेजेंट वाले पीढ़ी में क्या करें, टी और टी ले लीजिए और टी और टी लीजिए, शुद्ध बौना शुद्ध ले लीजिए। अब इसको जब अलग करेंगे तो टी टी होगा और इसको जब अलग करेंगे तो टी छोटा वाला टी होगा और इसको भी टी करेंगे। ठीक है, इसका क्रॉस इस वाले से करा देंगे तो टी और टी हो जाएगा और इस वाले का क्रॉस इस वाले से करा देंगे तो टी और टी हो जाएगा। अब इस वाले से क्रॉस इस वाले से कराएंगे तो टी और टी हो जाएगा। फिर इसी वाले क्रॉस इस वाले से जब कराएंगे तो टी और टी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ा वाला टी है वो देख रहे हैं कि आप सब में वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। जब सब में वो चीज़ अपने आप को प्रदर्शित करेगा तो जायज़ सी बात है, लंबेपन को ये प्रदर्शित कर रहा है तो ये लंबा होगा। ठीक है, और ये बौनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये बौना होगा, लेकिन बौना दिखता नहीं है, बौना दिखता नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रभावी। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रभावी कहेंगे। और इस वाले को कहेंगे अप्रभावी। क्या कहेंगे? अप्रभावी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम इसी के अनुरूप आपको चलना है। देखिए वही चीज़ कराया गया है यहाँ पे, बस इसको क्या कर दिया गया है, जब इसके मध्य जब क्रॉस कराया गया, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला सिंबल, ठीक है, ये मादा का होता है और ये नर का होता है। चलिए अब जब इस तरह से जो है ऐसे चैम्बर बनाए गए, चैम्बर बनाने के बाद क्या हुआ, इसका क्रॉस इस वाले का क्रॉस इस वाले से कराया गया और इस वाले का क्रॉस इस वाले से कराया गया। ठीक है, अब जब क्रॉस कराएगा तो देखा क्या जा रहा है, इस चीज़ को हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखा जा रहा है कि इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी हो रहे हैं। ठीक है, फिर इस वाले का क्रॉस जब इस वाले से कराया जाएगा तो देखा जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी हो रहे हैं। फिर इस वाले का क्रॉस जब इस वाले से कराया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हो रहे हैं। इस वाले का क्रॉस इस वाले से, फिर इस वाले क्रॉस इस वाले से कराया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर ये सभी कैसे हुई हैं, लंबे पौधे हुए हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं संकर। क्या बोलते हैं? संकर लंबे, या फिर हाइब्रिड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जब संकर लंबे प्राप्त हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं F1 पीढ़ी में क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया। जब स्वपरागण कराया गया तो F2 पैतृक पीढ़ी जब आई, यानी कि इस वाले में जब स्वपरागण कराया गया तो देखा जा रहा है कि सभी क्या हो रहे हैं, इसमें जो हो रहे हैं, इस वाले में ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। मतलब शुद्ध लंबा हो जा रहा है, शुद्ध बौना हो जा रहा है। ठीक है, और संकर लंबे भी पैदा हो रहे हैं, ये दोनों संकर हो जाएंगे। ठीक है, भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हाइब्रिड वाली संकर है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, संकर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और ये
शुद्ध बौना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकाला जाता है। F2 पीढ़ी में आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में लिखा गया, ठीक है। लंबे पौधे कितने हैं, तो लंबे पौधे यहाँ पे 3 है। देखिए लंबे ये भी दर्शा रहा है, लंबे ये भी दर्शा रहा है, लंबे ये भी दर्शा रहा है, तो 3 होगा। बौना कौन है, एक ही है, तो लंबेपन को कौन दर्शा रहा है, एक है। यानी कि लक्षण प्रारूप जिसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप जो आ रहा है वो उसका अनुपात कितना हो रहा है, फिनोटाइप का अनुपात आ रहा है 3:1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3:1 के अनुपात में आ रहा है। ये हो गया फिनोटाइप। लेकिन अगर हम बात कर लें यहीं पे जीनोटाइप की, किसकी बात कर लें, जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप कितना कितना आ रहा है, तो जीनोटाइप में एक एक चीज़ों को देखा जाएगा, जो जो एकदम शकल में शकल मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके शकल का कोई और नहीं है, तो इसलिए 1 हो गया। अब इन दोनों के शकल के एक ही 2 लोग केवल हैं, तो 2 हो गया, और इसकी भी शकल का कोई नहीं है, तो 1 हो गया। तो 1:2:1 के अनुपात में ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। वही चीज़ इस बॉक्स में भी लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो दिए गए रेखा चित्र में स्पष्ट हो गया कि लंबे और बौने पौधों में से F1, ठीक है, पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे ही देखे गए। क्या देखे गए, सिर्फ लंबे पौधे ही देखे गए। अर्थात मटर के पौधे में लंबापन, क्या लिखा, लंबापन उसके बौनेपन को प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है, लंबापन बौनेपन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, जो कि मेंडल के परिभाविता के नियम की पुष्टि करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आ जाइए अब देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं घा वाला क्वेश्चन जो कहा है। घा वाले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कह रहा है DNA कुंडलिन, ठीक है, DNA कुंडलिन की कौन सी विशेषता वे वाटसन व क्रिक को, ठीक है, DNA प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूपों को कल्पित, ठीक है, कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आइए हम जो है इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए वाटसन और क्रिक जो थे, इनमें क्या हुआ था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो DNA जो होता है, ठीक है, अगर हम DNA की बात यहाँ पे क्लियर टाइप में करें तो देखिए भैया DNA के दो रज्जुक जो है क्षार युग्म में पूरक होते हैं, ठीक है, मतलब 2 सीढ़ियाँ के टाइप में से लगे होते हैं, तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। कैसे चलते हैं, विपरीत दिशा, मतलब अगर 5 से 3 चला है, 5 से 3 है तो 3 से 5 चलेगा। यही चीज़ कहने का मतलब इसका है, ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। चलिए इसी लक्षण को वाटसन एवं क्रिक को DNA प्रतिकृति के, ठीक है, अर्ध संरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, मैडम, के रूप में कल्पित करने में सहयोग किया, ठीक है। अब कौन से किए हैं, इसमें दोनों रज्जुक अलग होकर, ठीक है, टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। जो दोनों रज्जुक होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, मतलब सीढ़ियों में डंडे लगे होते हैं साइड में, बड़ी वाली, वो क्या होते हैं, टूट करके अलग अलग रूप से एक किसके रूप में, टेम्पलेट के रूप में जो है कार्य करते हैं। अब उसके बाद यहीं पे आ जाते हैं दो वैज्ञानिक और आ जाते हैं, जिनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है मेसेलन्स, ठीक है, क्या नाम है, मेसेलन्स, क्या नाम है, मेसेलन्स नाम है, एवं स्टाइल नाम है, क्या नाम है, स्टाइल है, और मेसेलन्स है। ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1900, ठीक है, 58 में कोलाई 1958 में कोलाई जीवाणु जो होता है, एक कोलाई जीवाणु पर नाइट्रोजन के प्रयोगों द्वारा, ठीक है, ठीक है, संरक्षित द्विगुणन का प्रमाण दिया, ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, कोलाई एक जीवाणु है जिसमें क्या किया, नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा, ठीक है, अपने एक परमाणु को दिए। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने जीवाणु कोशिकाओं को पहले भरी
जो नाइट्रोजन होता है, पहले भारी नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन N की पावर 15, ठीक है, के रूप के संवर्धन माध्यम के कुछ पीढ़ियों तक, ठीक है, संवर्धित किया। इसके उपरांत इन्हें सामान्य हल्के, ठीक है, नाइट्रोजन, हल्के नाइट्रोजन यानी कि N की पावर 14, जो इस तरह से एरो लगा है उसको बोलते हैं पावर, के माध्यम में रूपांतरित किया। जब रूपांतरित कर दिया गया तो इसके बाद क्या हुआ, जब इसको रूपांतरित किया गया तो विभिन्न समय अंतरालों पर, मतलब समय अंतराल के बाद कुछ समय टाइम ले करके इस जीवाणुओं के नमूने एकत्रित करके, ठीक है, तथा इनके जननिक DNA को, ठीक है, सीजियम कोलाइड, सीजियम कोलाइड का सूत्र होता है CaCl, ठीक है, सीजियम कोलाइड विलयन में घोलने पर इस विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उपकेंद्र में DNA शीघ्र ही कुंडलित हो जाते हैं। जब हम उसके जो है क्या नाम है, रज्जुकी को किस में डालते हैं, इस वाले में डालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कुंडलित नुमा बन जाती है। ठीक है, अब है नाइट्रोजन यानी कि किसका, नाइट्रोजन की पावर 15 युक्त DNA जो होता है अधिक संघनन होते हैं। क्या होते हैं, ये अधिक संघनन होता है, जिसके कारण जो है इस विलयन में नीचे जाकर रुक जाता है। क्या हो जाता है, नीचे जाकर के रुक जाता है। लेकिन अगर हम बात करें N की पावर 14 मुक्त के बीच जो होती है, ये एक पीढ़ी के बाद, ठीक है, एक पीढ़ी के बाद एक पट्टी यानी कि एक बॉन्ड प्रदर्शित करती है। क्या करती है, एक पीढ़ी के बाद क्या करती है, एक बॉन्ड प्रदर्शित करती है, जिसका घनत्व जो होता है N की पावर 15 योम N की पावर 14 के बीच होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच मानी जाती है। उसके बाद क्या हुआ, N की पावर 14 युक्त माध्यम में दो पीढ़ियाँ, क्या होनी चाहिए, दो पीढ़ियों के बाद जो है पट्टियाँ, जो पट्टियों का निर्माण होता है, जिसके एक पट्टी का घनत्व कितना होता है, N की पावर 14 के बराबर, तथा दूसरी पट्टी का घनत्व जो होता है इन दोनों के मध्य होता है। यानी कि N की पावर जो होता है N की पावर 15 और N की पावर 14 के मध्य होता है। इस प्रकार से जो ये प्रयोग सिद्ध होता है। इसके कहने का मतलब सिंपली भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले जैसे कहने मतलब ये है, पहले इस तरह से लाइनिंग खींचेगा, इस तरह से, फिर उसके बाद क्या करेगा, एक लाइन खींच देगा, फिर वही लाइन खींचेगा, यही लाइन फिर खींच देगा, ठीक है, फिर एक तरह से खींचेगा, फिर एक लाइन खींच देगा, फिर एक तरह से खींचेगा, फिर एक लाइन खींच देगा। ऐसे ऐसे करके जो है ये लाइनों को खींचते हुए चला जाएगा, जब इसको निकल लिया जाता है तब DNA प्रतिलेपीकरण से। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आता है यहाँ पे पांचवें का ये है मलेरिया परजीवी के, सॉरी पांचवें का देख लेते हैं। अब पांचवें का क्या कहता है, इस चीज़ को देखें। कह रहा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, इस फिगर को हमने जो है इस यहाँ पर देखिए, हमने इस चीज़ को बना के रखा है, इस फिगर को। तो आप ध्यान से देखिएगा, यही फिगर आपको बनाना है इसमें। ठीक है, आप एकदम आराम आराम से इसको देखिएगा। ठीक है, इस फिगर को जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आप इस फिगर को बना भी सकते हैं, आराम से लिख भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये चलाया गया उसी तरह से आपको ये करना है। ठीक है, एरो जो दिया गया है उसी तरह से आपको करना भी है। ठीक है, एरो के अकॉर्डिंग ये चलना है ना। तो एरो के अकॉर्डिंग जब ये चलना है पड़ेगा आपको, तो ऐसे ही करके आपको चलना है जो हमने बताया आपको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी, ठीक है, मलेरिया परजीवी जो होता है, आप ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआन जो होता है, ठीक है, ये मलेरिया का क्या होता है, रोगजनक होता है, जो कि परजीवी होता है, मतलब दूसरे पर रह करके जो है ये परजीवी का काम करते हैं। इसका जो है संक्रमण जो होता है वो मादा एडीज मच्छर होती है। ध्यान रखना भैया,
मादा जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इतिहास में, ठीक है, आप सुने भी होंगे कि अगर नाग मर जाता है तो नागिन ही बदला लेती है, लेकिन जो है यदि नागिन मर जाती है तो नाग बेचारा बदला नहीं लेता। कितना सिधवा होते हैं ना नाग। तो वही चीज़ है, नर बेचारे कितना सिधवा होते हैं, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला खा वाला क्वेश्चन जो इसमें कहा है, खा वाले क्वेश्चन में कहा है कि जैविकी यानी कि जीव विज्ञान, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने, ठीक है, संक्रमण रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता करती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भैया ये किस प्रकार हमारी सहायता करती रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या क्या संक्रमण में हमारी सहायता करती है। पहला पॉइंट ये आपका बनेगा कि जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन से, ठीक है, संक्रमण जो होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या बात करें, संक्रमण रोग वाहकों का पता चलता है। किसे पता चलता है? संक्रमण रोग वाहकों का पता चलता है। और जैविकी के अध्ययन के लिए, जैविकी के अध्ययन से ही पता चलता है कि संक्रमण रोग के कारक क्या हैं व जीवन चक्र इसका क्या है। दो चीज़ पता चलता है, संक्रमण रोगों के वाहक पता चल जाते हैं और संक्रमण रोग के कारक पता चल जाते हैं, और इसका जीवन चक्र कैसे चलता है ये भी पता चल गया। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, रोग वाहकों के नियंत्रण के उपाय भी पता चल जाते हैं। जो रोग वाहक हैं उसके नियंत्रण के जो उपाय हैं वो भी पता चल जाते हैं। और संक्रमण रोग जो होता है, संक्रामक रोग जो होता है, रोगों को पहचानने में भी ये मदद करते हैं। संक्रामक रोगों को पहचानने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। उसके बाद आ जाता है, इसके लिए संक्रामक रोगों के उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ और टीके का भी विकासित करने में जो है सहायता मिलती है। आइए देखते हैं घा वाला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। तो देखिएगा, कहा है जैव उर्वरक किस प्रकार में मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक, तो ध्यान रखिएगा, जैव उर्वरक मतलब खाद, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, कह रहे यहाँ पे देखिएगा, जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं जो पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिन्हें, ठीक है, इन्हें ही जैविक उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? जैविक उर्वरक कहते हैं, जो कि जीव अपने जो है जैविक क्रियाओं के लिए, ठीक है, मृदा में पोषक पदार्थों का, ठीक है, पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि जो कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? जैविक उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके आगे कि सूक्ष्म जो जीव होते हैं, अगर हम बात करें सूक्ष्म जीवों, वे जीव होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फसल को क्या करते हैं? अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है राइजोबियम, ठीक है, नॉस्टॉक, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के ये होते हैं। अब ये देखते हैं कि 3 प्रकार के कौन कौन ये होते हैं। ठीक है, जीवाणुओं के नाम हम देख लेते हैं। तो पहला प्रकार ये आपके सामने रहा, जो कि इस प्रकार है कि नाइट्रोजन जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम, पहले बैक्टीरिया का नाम साइनोबैक्टीरिया जो है, ये क्या काम करते हैं? ये वे स्वतंत्र जीवी व सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी या सहजीवी जीव होते हैं जो मृदा वायु से स्वतंत्र नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? वायु से जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, तथा इससे नाइट्रोजन के लिए यौगिकों में बदल देती हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देती हैं। स्थिरीकृत नाइट्रोजन का एक भाग पादपों को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है
पादपों को जो है उपलब्ध हो जाता है, जबकि शेष भाग उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, उपलब्ध हो जाती है। जब उस बैक्टीरिया की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जो है पूर्ण रूप से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे वाले का नाम। दूसरा वाला इस तरह से, दूसरा वाले को बोलते हैं फास्फेट जीवाणु। फास्फेट जीवाणु क्या होता है, ये पादपों द्वारा अवशोषण के लिए अघुलनशील मृदीय फास्फेट, ठीक, फास्फेट को घोलने के लिए, ठीक है, फास्फेटज एंजाइम स्रावित करते हैं। ठीक है, पौधे के लिए क्या कौन सा एंजाइम स्रावित करते हैं, फास्फेटज, ठीक है, एंजाइम को स्रावित करते हैं। ठीक है, जिससे पौधे को क्या मिलता है, फास्फेट मिलता रहे। अब तीसरे वाले का नाम क्या है, तीसरे वाले का नाम है माइकोराइजा। क्या नाम है, माइकोराइजा। यह अधिकांश वनीय पादपों में होता है, मतलब वन वाले पादपों में ये पाया जाता है। यह कार्बनिक पदार्थ से, ठीक है, पोषक पदार्थों के अवशोषण में भाग लेता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके लाभ। जैव उर्वरकों के लाभ क्या क्या हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जैव उर्वरक के लाभ क्या क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि रासायनिक उर्वरक महंगे होने के साथ साथ मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। ये मृदा की उर्वर शक्ति को नष्ट कर उसे बंजर बना देते हैं। इसके विपरीत जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं तथा ये सस्ते या निःशुल्क होते हैं। समझ में आ गया। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो नुकसान भी देते हैं, लेकिन जो जैविक उर्वरक हैं ये नुकसान नहीं देते। ठीक है, उससे हमें लाभ ही मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक अभिकारकों के अधिक उपयोग से पारितंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जबकि जैव उर्वरक पारितंत्र एवं मानव स्वास्थ्य हेतु, ठीक है, हानिकारक नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं घाव वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है वाइकुलो, क्या कहा है, वाइकुलो वायरेसिस। ठीक है, वाइकुलो वायरेसिस क्या है, ये चीज़ हमको बताना। वाइकुलो वायरेसिस क्या है, इस चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। तो वाइकुलो वायरेसिस क्या होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करिएगा यहाँ पे वाइकुलो वायरेसिस क्या होता है। तो वाइकुलो, ठीक है, वाइकुलो वायरस जो होता है, इसकी बात अगर हम करें तो ये सॉरी यहाँ पे तथा होगा, यहाँ पे तथा होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, तथा, ये मुख्यता, सॉरी मुख्यता है, तथा नहीं है, मुख्यता है, मुख्यता, या मुख्यता लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NPV कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं NPV। रोगजनक कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी हैं। ये WHO, किसने, WHO तथा, ठीक है, FAO, जिसको कहते हैं भोज्य एवं कृषि संगठन, वे वाइकुलो वायरस को, ठीक है, पीड़क नाशक, ठीक है, पीड़क नाशक के रूप में, ठीक है, के रूप में उपयोग में लाए जाने का समर्थन किया। ठीक है, पीड़क नाशक के रूप में इसको जो है लाने के लिए जो समर्थन किया, क्योंकि ये पादप एवं स्तनधारी पक्षी अथवा अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती, इसलिए इस वायरस को लाया गया। WHO और FAO ने इस चीज़ को लाने में मदद की। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी मिलेंगे आपके लिए कल। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इस पूरे वीडियो को पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है, और शेयर भी करते रहिएगा।
जय